Hello to all class 12 history students. Welcome to my channel Learn Social Science by जतिन दीक्षित। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के 2025 के बोर्ड के सेट नंबर 6111 को कवर करेंगे और हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द हड़प्पन स्क्रिप्ट। जो स्टेटमेंट्स दी हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। ऑप्शन नंबर ए है बेटा, दिस स्क्रिप्ट वाज अल्फाबेटिकल। ऑप्शन नंबर बी है बेटा, इट वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन नंबर सी है बेटा, द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड सो फार। ऑप्शन नंबर डी है बेटा, द स्क्रिप्ट हैज अ फ्यू साइंस और सिंबल्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन का, कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। क्यों सही होगा? क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। राइट, इसलिए बाकी ऑप्शन सारे गलत है। क्यों? हड़प्पन स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल तो थी नहीं और वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ना कि लेफ्ट टू राइट। और क्योंकि डी ऑप्शन में लिखा है कुछ साइंस और सिंबल्स होते थे, जबकि हमने बुक में पढ़ा है 375 से 400 साइंस और सिंबल्स थे। राइट, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ क्लॉक हैव बीन डिस्कवर्ड। कौन सी साइट पे टेराकोटा के बनाए गए मॉडल्स मिले हैं हमें क्लॉक के, हल के। ऑप्शन नंबर ए है बेटा कालीबंगा और धोलावीरा। ऑप्शन नंबर बी है सोलटुगाई एंड लोथल। ऑप्शन नंबर सी है बनावली एंड चोलिस्तान। ऑप्शन नंबर डी है बेटा संघोल और राखीगढ़ी। द करेक्ट आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर सी, बनावली और चोलिस्तान। बनावली बेटा जगह कहाँ पे है? ये पंजाब के, ये हरियाणा में अपनी। और चोलिस्तान बेटा जगह कहाँ पे है? ये बेटा है पंजाब, जो कि पाकिस्तान के साइड में आता है। राइट, पार्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, टू स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन बिलो एज असर्शन एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट आंसर। असर्शन बेटा है बुद्धिज्म grew rapidly both during the lifetime and after the death of Buddha. Reason है many people were dissatisfied with existing religious practices and confused by the rapid social changes taking place around them. हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब अगर हम असर्शन को देखें बेटा, तो ये बिल्कुल सही है कि जो बुद्धिज्म था, जो कि एक रिलीजन था जिसके फाउंडर थे गौतम बुद्धा, वो रैपिडली ग्रो हुआ उनके लाइफ टाइम में भी, गौतम बुद्धा के जब वो जिंदा थे, एंड आफ्टर हिज डेथ टू। और ये भी रीजन सही है कि उस टाइम काफ़ी जो एग्जिस्टिंग रिलीजन्स थे, लोग डिससेटिस्फाइड थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी इल प्रैक्टिसेस थी इन रिलीजन्स में जो लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, एंड इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर द पीपल अराउंड देयर। सो क्योंकि बुद्धिज्म रिलीजन बहुत सिंपल था, जो रिचुअल्स थे इस रिलीजन के वो काफ़ी सिंपल लगे लोगों को, तो पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस रिलीजन एंड इग्नोरिंग the current religion that were present, especially Hinduism, right, at that time. So कहने का मतलब ये है बेटा, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation for assertion. So option number A इसका सही है, right? Now moving forward to our fourth question बेटा, consider the following statements regarding Jainism and choose the correct option. जैनिज्म से रिलेटेड या जैन धर्म से रिलेटेड हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पढ़नी है और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहली स्टेटमेंट क्या है बेटा, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जैन फिलॉसफी ये कहती है कि जो साइकिल है बर्थ और रिबर्थ की, वो हमें कर्म से निर्धारित होती है। सेकेंड है, देयर इज अ नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। क्या जैन फिलॉसफी ये कहती है कि देयर इज अ नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड? यस, ठीक है, ये जैन फिलॉसफी में ये है। थर्ड है बेटा, वर्ल्डली एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अटेनिंग सैल्वेशन। ये गलत है स्टेटमेंट, कि वर्ल्डली एग्जिस्टेंस जरूरी है सैल्वेशन अटेन करने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फोर्थ है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा इज इम्पोर्टेंट। ये तो जैन फिलॉसफी है ही कि अहिंसा परमो धर्मा, राइट। सो क्या क्या स्टेटमेंट बेटा हमारी सही है? यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट सही है बेटा, हमारी स्टेटमेंट सेकंड सही है और स्टेटमेंट फोर्थ सही है। कौन से ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है? It is given in option number C. So option number C will be the correct answer, right? So moving forward to our fifth question बेटा, हमें मैच करना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। ये कॉलम फर्स्ट में एंशिएंट महाजनपद दिए गए हैं। टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, राइट, हमें याद रहना चाहिए। और उनको प्रेजेंट रीजन से हमें मैच करना है, राइट। तो हम देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर है। जैसे कि मगध, मगध इस समय बेटा कहाँ पे है?
ये है बेटा अपना पटना बिहार में। अवंती, अवंती बेटा कहाँ पे है ये? अवंती है बेटा अपना उज्जैन एमपी में, ठीक है। गांधार, गांधार कहाँ है बेटा? ये है बेटा कांधार ईस्टर्न अफगानिस्तान के रीजन में। कौशल, कौशल बेटा इस समय महाजनपद कहाँ पे है? ये अयोध्या यूपी में है। तो हम मैच कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस मिल रहे हैं एबीसीडी में से। सो करेक्ट ऑप्शन बेटा अगर हम इन मैचिंग से देखें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। प्रभावती गुप्ता इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स? प्रभावती गुप्ता को जो नीचे मेंशन रोल है इसमें किस चीज के लिए बेस्ट जाना जाता है? सॉरी फॉर दैट। सो ऑप्शन ए है बेटा वाइफ ऑफ अशोक एंड प्रमोटर ऑफ बुद्धिस्ट संघ, इट इज रॉन्ग। बी है बेटा क्वीन ऑफ मॉडर्न एम्पायर एंड प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म, इट इज अगेन रॉन्ग। सी है बेटा वाइफ ऑफ समुद्रगुप्त एंड पोएट ऑफ गुप्ता एरा, इट इज अगेन रॉन्ग। डी डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड एंड वाइफ ऑफ बटका किंग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन डी। कि वो चंद्रगुप्त सेकंड की तो डॉटर थी और बटका के राजा से उनका विवाह हुआ था, राइट। नेक्स्ट बेटा द फॉलोइंग पिक्चर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेम्पल। एक पिक्चर नीचे गिवन है आपके जहाँ पे एक टेम्पल का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, जो कि टेम्पल बनाया गया है एक सिंगल पीस ऑफ रॉक से। मतलब ये जो पूरा टेम्पल बनाया गया है इसकी निकाशी की गई है, ये एक ही रॉक पीस था, राइट। इसमें पूरा टेम्पल क्रिएट कर दिया गया है उसे कट करके। आइडेंटिफाई दिस टेम्पल करेक्टली फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये कौन सा टेम्पल है, राइट। ये क्वेश्चन बेटा आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा देखने को, ये इमेज, राइट। एंड इसका करेक्ट आंसर है बेटा दिस इज कैलाश नाथ टेम्पल, राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटा एक क्वेश्चन है, हालांकि ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है बट वी विल अटेम्प्ट इट बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर यू as well at any time in the board exam in future. In which of the following states Kailasnath temple is located or situated, right? So कैलाशनाथ टेम्पल बेटा कौन से स्टेट में है? इसका करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में है ये, राइट। तो ऊपर इमेज थी, नीचे स्टेट पूछ लिया गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। अल बरूनी। सो अब हम लोग कौन से चैप्टर पे आ चुके हैं? चैप्टर नंबर 5 पे आ चुके हैं एमसीक्यू को अगर हम देखते हैं तो, राइट। Al-Biruni major work Kitab-ul-Hind is significant for its comprehensive study of India. Which of the following was the primary aim of this work? अब अल-बरूनी की एक फेमस किताब थी किताबुल हिंद, जिसमें काफी उसने डिटेल स्टडी की है इंडिया, उसके बारे में काफी कुछ लिखा है। उसका प्राइमरी एम क्या था इस बुक का, राइट। ऑप्शन नंबर ए प्रमोट इस्लामिक टीचिंग, नो, रॉन्ग है ये। बी मैप ज्योग्राफिकल लोकेशन, इट इज अगेन रॉन्ग। सी क्रिटिक कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ऐसा भी नहीं है। डी है डॉक्यूमेंट इंडियन कल्चर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा। थ्रू आउट हिज एक्सटेंसिव ट्रेवल्स, अपने यात्रा के दौरान इब्न बतूता वॉज एबल टू एक्सप्लोर अनफेमिलियर कल्चर्स एंड सोसाइटी। इब्न बतूता का सामना कई सारी संस्कृतियों से हुआ, कई सारे समाजों से हुआ जिसको वो फैमिलियर नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज डिड ही मोस्ट लाइकली डेवलप। अब जो ये मिला इतने कल्चर्स के लोगों से जिनको वो फैमिलियर नहीं था या इन सोसाइटी से, तो उसमें कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप हुई उसकी इन सब लोगों से मिलने के वक्त, राइट। ए है लीडरशिप एंड जुडिशियल मैनेजमेंट, इट कुड नॉट बी ट्रू, राइट। बी कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, करेक्ट, बिकॉज वो डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिल रहा है, डिफरेंट सोसाइटी के लोगों से मिल रहा है, तो उसमें कल्चरल कॉम्पिटेंसीज आएंगी और स्किल्स डेवलप होंगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कर्नल कॉलिन मैकेंजी आर करेक्ट। कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? अब हम चैप्टर नंबर 7 पे आ गए बेटा, विजयनगर एम्पायर, राइट। ये 10th एमसीक्यू उसी से है। So first statement है बेटा, the ruins of Hampi were brought to light in 1800 by him। जो ruins थे ना हम्पी के, वो उन्होंने दुनिया के सामने 1800 में सामने लाए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कल कॉलिन मैकेंजी के बारे में, राइट। ही वॉज एन ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिशियल था, यस ये भी करेक्ट है। थर्ड है ही प्रिपेयर द फर्स्ट सर्वे मैप्स ऑफ द साइट, मीन्स ये जो हम्पी की साइट थी इसका पहला सर्वे मैप इन्हीं ने बनाया था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बोलते बेटा ही रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर फ्रॉम द ड्वारते बरबोसा, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट हिम। सो कौन से ऑप्शन में बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड है? इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 8 itself, first second third, so A will be the correct answer for this question, right। Moving forward to question number 11 बेटा। अगेन मैच द फॉलोइंग है बेटा, और हमें मैच करना है फॉरेन ट्रेवलर्स को उनकी कंट्रीज से कि वो कौन कौन से ओरिजिनल कंट्रीज से आए थे, राइट। अब
अगर हम बेटा अफनासी निकितिन को देखें तो ये बेटा व्यक्ति आया था रशिया से, याद रखिएगा। फिर अगर हम डोमिंगो पेस को देखें तो ये बेटा आया था पोर्टुगल से, राइट। अब्दुल रजाक बेटा कहाँ से आया था, ये आया था पर्शिया से। और निकोलो डी कॉन्टी बेटा कहाँ से आया था, ये बेटा आया था आमने सामने इटली से, राइट। तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये फर्स्ट का सेकेंड है, देन डोमिंगो पेस पोर्टुगल, Abdul Razak Persia, and Niccolo di Conti Italy, right? Now moving forward to question number 12 beta, which of the following is a major source to understand agrarian history of 16th and 17th century? 16th और 17th सेंचुरी की एग्रीकल्चर की हिस्ट्री को समझने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है? रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ आगरा एंड दिल्ली? नहीं। रिलेशनशिप बिटवीन पीजन एंड जमींदार? ये भी गलत है। इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल द एन अकबरी या आइन अकबरी? दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट, सी। ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू। ये हमारा है बेटा चैप्टर नंबर 8 से एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द जमींदार ऑफ 16th एंड 17th सेंचुरी? तो जमींदार से 16th और 17th सेंचुरी में उनके लिए सबसे सही स्टेटमेंट क्या है इन ऑप्शंस में? ए है द जमींदार्स वर द एक्सप्लॉइटिव क्लास फॉर द पीजेंट्स। जमींदार एक एक्सप्लॉइटिव क्लास थे पीजेंट्स के लिए, ये गलत है बेटा। बी है द जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, दिस इज द करेक्ट स्टेट कि जमींदार स्टेट के बिहाफ पे पीजेंट से क्या कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, इन अ मॉडर्न सिटी a group of friends discusses the relevance of Kabir's teaching in today's society. Some believe these are outdated, while others see their significance in promoting equality and love. Which of the following scenario best reflects Kabir's relevance today? हमें बताना है आज के समाज में ये कौन से ऑप्शन से कबीर की जो टीचिंग्स हैं उसका रेलेवेंस या उसका रिलेशन है, राइट। अब ये जो ऊपर की जो आपको एक स्टोरी सुनाई गई है, इस जस्ट टू कंफ्यूज यू, आपको रेलेवेंस मैच करना है कबीर का, ठीक है, उनकी टीचिंग्स का आज की सोसाइटी से, प्रेजेंट समाज से। ए बेटा अ डिबेट ऑन कबीर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, ये गलत है। सेकंड है अ डिस्कशन डिसमिसिंग स्पिरिचुअल इररिलेवेंट, ये भी गलत है। थर्ड है बेटा फोकस ऑन सोसाइटल नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस ओनली, ये भी गलत है। डी है बेटा सीकिंग सिंपल कनेक्शन विद द डिवाइन। कबीर की ज्यादातर बेटा अगर आपने दोहे सुने भी हैं तो वहाँ पे सिंपल कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं वो भगवान से, राइट। ऐसे दोहे बताते हैं वो जिससे कि आम व्यक्ति अपने ईश्वर से जुड़ सकता है, राइट। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कॉज ऑफ संथाल रेबेलियन ऑफ 1855? अब हम चैप्टर नंबर 9 पे आ चुके हैं हिस्ट्री के कि संथाल रेबेलियन 1855 में का मेन रीजन क्या था या मेन कारण क्या था, ये हमें बताना है बेटा, है ना। ए है बेटा इम्पोजिशन ऑफ समरी सेटलमेंट, ये गलत है। सेकेंड है बेटा कल्चर सप्रेशन बाय द ब्रिटिश, ये भी गलत है। इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, सवाल ही नहीं उठता है। डी है बेटा हैवी टैक्सेस एंड लैंड एनेक्सेशन, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। हैवी टैक्सेस लगाए गए थे और लैंड एनेक्सेशन हो रहा था, इसलिए संथल ने रेबल किया था, विद्रोह किया था अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी दैट वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम इन इंडिया, राइट। Next beta, question number 16. Find odd one out regarding the permanent settlement of 1793. This was the first settlement after getting the Diwani rights of Bengal in 1765 by British, right? तो कौन सा odd one out है? तो odd one out है बेटा ऑप्शन नंबर डी दक्कन रॉयल्स, क्योंकि ये रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है किससे, परमानेंट सेटलमेंट, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, रेवतवाड़ी सेटलमेंट से रिलेटेड था, राइट। और परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, ये है बेटा सनसेट लॉ, द बर्धमान ऑक्शन, राइट, और फिफ्थ रिपोर्ट, राइट। नेक्स्ट बेटा मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 17, लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट 1857 और रीजंस, इनको हमें मैच करना है, राइट। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। तो अब हमें बताना है कि शाहमल कौन से रीजन से आते थे, राइट। तो बेटा ये जो शाहमल हैं ये बरौट के हैं, राइट। कुमल सिंह बताना है बेटा हमें कि कुमल सिंह कहाँ से आते थे, राइट। कुमल सिंह बेटा आते थे ये अरहा, ठीक है, ये बिहार में भी है। बिलजिस कादर बताना है बेटा, ये है लखनऊ। और नाना साहेब बेटा कानपुर।
व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन? अगर हमने जो मैच किया उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जो ये चैप्टर नंबर लास्ट है आपके हिस्ट्री का 12th, राइट, इसमें जो भी इवेंट्स हैं, सॉरी सेकंड लास्ट ये गांधी जी एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला, राइट, नॉट द लास्ट वन। सो इसको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो हमें देखना है कि कौन सा इंसिडेंट सबसे पहले हुआ। अगर हम देखें तो सबसे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर है, राइट, फर्स्ट। इसके बाद बेटा क्या होता है, इसके बाद अगर हम इन स्टेटमेंट्स को देखें तो जो सेकेंड इंसिडेंट अगर होता है वो है गांधी अर्बन पैक्ट। तो थर्ड क्या होता है बेटा, थर्ड होता है बेटा हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। और चौथा क्या होता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। तो अगर इसके क्रोनोलॉजी से हम अरेंज करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन गिवन, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फीचर ऑफ द सब्सिडियरी अलायंस? सब्सिडियरी अलायंस का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, जो कि जिसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में, ईयर भी याद रखिएगा, राइट। ऑप्शन नंबर ए है बेटा फ्री ट्रेड पॉलिसी बॉट बाय ब्रिटिश, गलत है बेटा ये। मेंटेनेंस ऑफ नेटिव आर्मी बाय ब्रिटिश, ये भी गलत है। इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कस्टम्स बाय ब्रिटिश, इट इज अगेन रॉन्ग। सो लास्ट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव टेरिटरी बाय ब्रिटिश, राइट। सब्सिडी अलायंस में राजा से कह दिया जाता था आपको सेना रखने का अधिकार नहीं है, आपके राज्य की रक्षा हमारे सैनिक करेंगे और आपको उनकी सैलरी वगैरह पे आउट करनी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे पेयर्स दिए गए हैं जिसमें नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट कमिटी मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट कमिटीज के नाम है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और उनके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे। तो कौन सा करेक्टली मैच है हमें बस ये बताना है। ए फ्लैग कमेटी में क्या एस सी मुखर्जी प्रेसिडेंट है, गलत है बेटा ये। यूनियन पावर कमेटी, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी के प्रेसिडेंट है? यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये सारे जो कमिटीज है वो उनके रियल प्रेसिडेंट नहीं थे, राइट। So B is the correct answer. Union Power Committee. The president was Pandit Jawaharlal Nehru. Remember it. Question number 21. Last question, beta. Identify the member of the Constituent Assembly with the help of the following information. लास्ट ये चैप्टर का एक भी क्वेश्चन है बेटा कि हमें मेंबर बताना है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, कुछ बातें लिखी गई हैं उसके बारे में, ये पढ़ के। पहला, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट है। एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत के वो प्रथम राष्ट्रपति भी थे। सिंपल है बेटा, अगर आपने जीके पढ़ी है तो आपको आसानी से पता है, इट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अवर इंडिपेंडेंट इंडिया आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। सो आई होप दैट यू ऑल मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू वॉच फुल वीडियो to get the better understanding of all the MCQs and how their MCQs must be solved. I will make more series and videos related to this full-fledged MCQ explanation of your board exams, and this is the first one, and I will add on the remaining parts as well. So keep watching my channel. Have a very good day everyone.